बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 102 मुलाहिज़ा फरमाएं। सब इंस्पेक्टर अख्तर ने कहा, शानी बीवी, मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूँ। हाजी अजाद खान का कहना है कि आपके अपने ज़ाती हालात जो भी हैं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर अंदर रुस्तम और उसकी कार्रवाइयों के खिलाफ आपका एक बयान ज़रूर रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए। शानी का दिल बुझा हुआ मज़ीद बुझने लगा। वो रुस्तम के लिए शदीद खतरों की बू महसूस कर रही थी। रुस्तम एक पत्थर से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसके सामने ज़रा नशेब में पोटवार का वैराना दूर तक फैला हुआ था। आसमान पर शाम की सुर्खी थी। नीम गर्म हवा में रुस्तम के लंबे बाल होले होले उसकी फराख पेशानी पर लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी सोच में थी। उसकी निगाहों का रुख जुनूब की तरफ था। हाँ, जुनूब, जहाँ कोई रहता था, जहाँ उसके सांसों की महक फैलती थी, जहाँ उसका तबस्सुम चमकता था, जहाँ किसी घर की 4 दीवारी में उसकी आवाज़ गूंजती थी और नरम गर्म रातों में उसकी जुल्फ़ें तकिए पर परेशान होती थी। वो कौन था? ये वही थी जिसका प्यार रुस्तम के जिस्म के हर गोशे में रच बस चुका था। वो सांस लेता था तो वो सांस के साथ उसके जिस्म में दाखिल हो जाती थी। वो आंखें बंद करता था तो वो मुजस्समे तस्वीर बनकर निगाहों के सामने आ जाती थी। इसे तो अब अपने जिस्म से भी उसकी खुशबू आती थी। तराड़ वाले वाक़े से पहले भी उसका प्यार बेमिसाल था, लेकिन अब देवी को छूने के बाद रुस्तम का ये प्यार और भी बेकरां हो गया था। इसे इस प्यार के सिवा कुछ नज़र आता था, ना सुनाई देता था और ना ही शायद कुछ महसूस होता था। अचानक आहट हुई और रुस्तम अपने ख्यालों से चौंक गया। इसे मुड़कर देखा, इसका बेतकल्लुफ़ दोस्त हसना गुजराती दबे पाँव आया था और उसके करीब बैठ गया था। हस्बे मामूल एक 7mm राइफल उसके गले में थी। वो बुने हुए चने चबा रहा था। रुस्तम को देखकर उसने ठंडी सांस भरी और बोला, 2 चंबे दियां कलियां नू, परदेसी चले गए वतना नू, खाली रह गईयां गलियां ने। तुम बस हर वक्त अपनी लाइन पर रहा करो। रुस्तम ने कदरे बेजारी से कहा, तुम भी तो अपनी लाइन पर ही हो। तुम समझते हो कि शायद दूसरों को कुछ पता नहीं चलता। नहीं यार जी, ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं और फिर तुम्हारे तो चेहरे पर सब कुछ लिखा मिल जाता है। क्या लिखा मिल जाता है? जब से बीबी जी वापस गई है ना, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, मैं दुनिया का सबसे उदास बंदा हूँ। पोठोवार की वैरानी में 10 गुना वैरानी रोज डाल ली जाए तो मेरे दिल की वैरानी फिर भी ज्यादा होगी। यार तेरी ये बकवास मैं पहले भी बहुत दफा सुन चुका हूँ। अब कोई काम की बात कर। बल्कि इसको इश्क कहना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ तुमने अपने तक रखा हुआ है। बीबी को कुछ बताते नहीं हो। जब तक तुम उनको बताओगे कुछ नहीं, उनको तुम्हारी हालत का पता कैसे चलेगा? ये सब कुछ अपने दिल में लेकर ही शायद तुम हम सब के साथ अगले जहान में कूच कर जाओगे। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी वक्त चल चलाओ वाली घंटी खड़क सकती है। इस घंटी से पहले कम अज कम अपने दिल की भुड़ास तो निकाल दो यार। तुम इस बात को नहीं समझते हंसने। ये बुड़ास नहीं है, ये तो बर्फानी काली रातों में जिंदा रखने वाली आग है। शायद इस आग की गर्मी ही ने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है। चलो यार, आग ही सही, पर तुम बीबी जी को कुछ बताओगे तो उन्हें पता चलेगा ना। हंसने सारी बातें बताने वाली नहीं होती। कुछ बातें कहने सुने बगैर भी कही जा सकती हैं। हंसने ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसी दौरान में लाला फरीद आता दिखाई दिया। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी स्याह LMG और गोरियों वाली बेल्ट चमक रही थी। वो लंबे ढक भरता हुआ आया और दोनों के करीबी पत्थरों पर बैठ गया। लाला फरीद काला चीता रेंज की तरफ गया हुआ था और 4-5 रोज बाद वापस आया था। उसकी गैर हाजिरी में डेरे पर रुस्तम ही ने कायम मुकाम सरदार के फराइज सरअंजाम दिए थे। अलग से और खाल अहवाल पूछने के बाद तीनों दोस्तों ने सिगरेट सुलगाए और बातों में मसरूफ हो गए। लाले फरीद ने पूछा, रुस्तम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू फिर रंग वाली और नारपुर की तरफ जाना चाह रहा है? हाँ फरीद, मेरा जाना ज़रूरी हो गया है। 4 दिन पहले निज़ाम ने सेट वायरलेस पर जो इतला दी थी वो शायद अभी तक तुम तक नहीं पहुंची। क्या इतला है? फरीद ने चौंक कर पूछा। बीबी जी ने उशाम और उसके बेटे के बदले जो डॉक्टर चौधरी से रिहा कराए थे, उनमें से एक का नाम डॉक्टर बहरोज है। डॉक्टर बहरोज की जिंदगी सख्त खतरे में है। किस वजह से? फरीद ने पूछा। उसी हरामी पीर कुदरत की वजह से। पीर कुदरत जान गया है कि उसका सबसे बड़ा हरीफ ना सिर्फ आज़ाद हो गया है, बल्कि खम ठोंक कर मैदान में भी आ रहा है। वो लोग चाहते हैं कि मैदान में आने से पहले डॉक्टर बहरोज वाला टंटना ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए डॉक्टर को रोज़ एक्सीडेंट में मारने की साजिश तैयार की गई है। ये सारा मंसूबा लाहौर में तैयार हुआ है और लाहौर ही में उस पर अमल भी होना था। निज़ाम को ये सब कुछ कैसे पता चला? निज़ाम को मैंने ही कहा था। बीबी के जाने के बाद मेरे दिल में डर था कि पीर कुदरत अपने तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेगा। उसका भी इसकी जड़ें गहरी और हाथ लंबे हैं। मैंने निज़ाम से कहा था कि वो अपने एक होशियार बंदे को पक्का
कुदरत के पीछे लगा रखे। बस उसी एहतियात का तकाजा ये निकला कि लाहौर वाली साजिश का पता चल गया है। क्या प्रोग्राम था डॉक्टर के खिलाफ? डॉक्टर आजकल रोजाना लाहौर ब्यू हॉस्पिटल में आ रहा है। उसके पास छोटी सुजुकी कार है। वो मुल्तान रोड की तरफ से आता है और रात 10-11 बजे वापस जाता है। महसूल चुंगी के करीब उसकी कार को बजरी से भरे हुए ट्रक के साथ टक्कर मारने का प्रोग्राम था। ट्रक ड्राइवर के एक साथी की वजह से ये सारी बात सामने आई है। निज़ाम के बंदे ने ट्रक ड्राइवर को बड़ी अक्लमंदी से शीशे में उतारा है और उससे सारी बात पूछ गया। तुमने डॉक्टर बहरोज को होशियार कर दिया है? फरीद ने रुस्तम से पूछा। हाँ, निज़ामी के हाथ उसे पैगाम भिजवा दिया है। वो अब घर से बाहर नहीं निकल रहा है। निज़ाम की इसरार पर उसने फिलहाल मियाना आने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन निज़ाम ने जो रोड एक्सीडेंट वाली बात बताई है उसकी तस्दीक भी तो किसी तरह होनी चाहिए। फरीद ने कहा। मुझे लगता है कि आज तस्दीक हो जाएगी। निज़ाम ने परसों कहा था कि वो उस शख्स को सेट पर लाने की कोशिश करेगा जिससे ये सारी बातें पता चली हैं। फरीद ने पत्थर से टेक लगाकर सिगरेट के चंद गहरे कश लिए। सूरज डूब चुका था। ढीले तारीकी में मदगम खो गए थे। कुछ सोचते रहने के बाद वो बोला, तो तुम कुदरत से 2-2 हाथ करना चाहते हो? हाँ, ये बंदा ज़मीन पर एक गंदे बोझ की तरह है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस की गोलियों का निशाना बनने से पहले मैं उसका किस्सा पाक कर दूँ। क्या करोगे? मैं कुदरत के आस्थाने में घुस जाऊँगा। कुदरत समेत उसके जितने बंदों को कत्ल कर सका कर दूंगा। उसके बाद मारा गया तो मेरी गायबाना नमाज जनाजा यहाँ पढ़ लेना। अगर वापस आ गया तो इकट्ठे मरेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? पुलिस अब तुम्हें यहाँ से निकलकर किसी शहर या बस्ती तक पहुँचने देगी? क्या कहना चाहते हो? अगर तुम काला चीता रेंज से होकर वापस आ सकते हो तो मैं भी नारपुर से होकर आ सकता हूँ। तुमने मुझसे पूछा ही कब है? मैं नहीं जा सका काला चीता। तुम जानते हो इलाके में जाने के 2 ही तो रास्ते हैं। उन रास्तों पर भी पुलिस पहुंच चुकी है और अगर वहां पुलिस पहुंच चुकी है तो फिर अगले डेरे की तरफ भी जरूर होगी। पुलिस के पहुंचने की इतला सनसनीखेज थी। चंद लम्हों के लिए रुस्तम और हसना दोनों चुप हो गए। रुस्तम ने फरीद के हाथों से सिगरेट लिया और कश लेकर बोला, अगर तुम काला चीता नहीं गए तो कहाँ रहे थे अब तक? बस मौके की तलाश में रहा कि शायद निगरानी खत्म हो और रास्ता मिल जाए। मगर फिर यही नतीजा निकला कि ये निगरानी नहीं है। वहाँ पुलिस वालों ने पक्का डेरा लगाया हुआ है। वहाँ मुझे एक बड़े साइज की दूरबीन और एक बाहरी राइफल भी नजर आई। यकीनी बात है कि राइफलें भी होंगी। ख्वाह मुखा खुद को शदीद खतरों में डालना अक्लमंदी नहीं थी और बात सिर्फ यहाँ के निकलने की नहीं, वापस आने की भी तो थी। लेकिन मुझे तो वापस आने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे जफियाँ डालकर और कहा सुना माफ़ करके निकल जाऊँगा। रुस्तम के होंठों पर उदास मुस्कुराहट उभरी। और वो तुम्हारी बीवी, मेरा मतलब है छोटी बरजाई? हसने ने पूछा। उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रुस्तम संग दिली से बोला, अगर मैं वापस ना आ सका तो उसका जीना मरना तुम्हारे साथ हो जाएगा। माहौल पर एकदम उदासी छा गई। अपनी तरफ बढ़ने वाली बोत की चाप तो वो सारे ही सुन रहे थे। खुसूसन जब से डिप्टी रियाज का नाम उनके कानों में पड़ा था। वो जान गए थे कि अब टीलों में फैसला कुन मरहला आने वाला है। लेकिन रुस्तम की तरफ से इतनी जल्दी जुदाई की बातें होने लगी थी, उन्हें इल्म नहीं था। रुस्तम ने अपने बाजू ऊपर उठाए और एक शानदार अंगड़ाई ली। फिर हल्के फुल्के अंदाज में बोला, शारो, परेशान होने की बात नहीं है। परेशानी तो तब हो कि हम यहाँ सुकून और आराम से रह रहे हों और यहाँ से बाहर जाने में मेरे लिए मौत का खतरा हो। मौत का खतरा तो यहाँ भी हर वक्त मंडला रहा है। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मैं तुमसे 2-4 हफ्ते पहले मर जाऊँगा। लेकिन अगर मैं निकल गया और मैंने कुदरत की गर्दन उधेड़ दी तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इससे बहुत सौ का भला हो जाएगा। लाला फरीद मुसलसल नफी में सर हिलाता गया। नहीं रुस्तम, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दे सकता। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ऐसा करने से ज़बरदस्ती रोकता। मेरा ख्याल ये है कि अब हमारे लिए यहाँ से निकलने का वक्त तकरीबन गुजर गया है। पुलिस ने नाकाबंदी कर लिया है और गुजरने वाली खैर घड़ी के साथ ये नाकाबंदी मजबूत होती जाएगी। अब ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि चौधरी उशाम और उसके बेटे के अगवा जैसा कोई और वाक़या हो। मुझे तो लगता है कि तुम डेरे से निकलकर खुद को सख्त खतरे में डालोगे। मैं इस खतरे का सामना कर लूँगा फरीद, मुझे मत रोको, रुस्तम ने बड़े कर्ब से कहा। और मेरा ये वादा भी है तुम दोनों से कि अगर बच गया तो यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा। फरीद ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। ये तो उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बल्कि दीवानापन होगा। यार यही दीवानापन तो हमारी शान है। हम सर फिरे ना हो तो इन पहाड़ों में क्यों पहुंचे? रुस्तम ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। इसी दौरान में डेरे की रोशनियों की तरफ से काठिया की पुकारती हुई आवाज़ आई। वो रुस्तम को बता रहा था कि सेट पर निज़ाम मौजूद है, वो बात करना चाहता है। वो तीनों उठकर छज्जे की तरफ चले गए। यहाँ एक कमरे में वायरलेस सेट मौजूद था और उस पर सिग्नल मौसूल हो रहे थे। एक सुर्ख बल्ब रोशन था और माइक से निकलने वाली शाएं शाएं की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। रुस्तम ने वायरलेस सेट पर झुकते हुए कहा,
मैं रुस्तम हूँ, कहो क्या बात है। रुस्तम भाई, वो ट्रक ड्राइवर मेरे साथ है जिसने मुझे डॉक्टर साहब वाली बात बताई है, आप चाहें तो खुद उससे बात कर सकते हैं। हाँ कराओ बात। चंद सेकंड बाद एक भारी और कदरे परेशान आवाज़ रुस्तम के कानों में पड़ी। मेरा नाम अब्दुल्ला है जी, मैं ट्रक चलाता हूँ और पिंडी से बजरी लेकर लाहौर आता हूँ। लाहौर से फर्नीचर वगैरह लाद कर पिंडी पहुँचाता हूँ। इकबाल वाला मेरे जानने वालों में से है जी, वो भी ट्रक ड्राइवर है पर नशा वगैरह करता है, लालची भी है, और लालची इसलिए है कि उसे एक औरत को पैसे खिलाने पड़ते हैं। लाहौर में एक औरत से उसका याराना है, बहुत कुछ उस पर लुटाता रहता है पर उस औरत और उसकी माँ का पेट भरने में नहीं आता। पिछले साल बाले ने 4-5 महीनों की जेल भी काटी है। 7-8 महीने पहले भी उस पर केस बना था। ट्रक में से चरस निकली थी, वो खुद भी टिका कर चरस पीता है। अब मुझे पता चला है कि बाले ने एक बंदे से लंबी रकम पकड़ी है, उस रकम के बदले उसने एक डॉक्टर की गाड़ी को टक्कर मारनी है। इस मामले की पूरी सेटिंग हो चुकी है। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मैंने पहले भी हाथ बांधे थे, अब फिर बांधता हूँ। इस मामले में मेरा नाम ना आए। बाकी मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ बताया है सच बताया है। आप बस उस डॉक्टर की जान बचाने की कोशिश करें। तुम्हें कैसे पता चला कि बाले को रकम देने वाला पीर कुदरत का बंदा है? फरीद ने पूछा। क्योंकि बाले ने नशे की हालत में मुझे खुद बताया है, उसका पूरा पता बताया है, आप खुद भी तस्दीक कर सकते हैं। रुस्तम और फरीद ने उस शख्स से 2-4 बातें मजीद पूछी, फिर निज़ाम खुद लाइन पर आ गया। उसने रुस्तम को मुखातिब करते हुए कहा, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि डेरे पर 1-2 दगाबाज जरूर मौजूद हैं। ये लोग मुखबरी कर रहे हैं, डेरे की खबरें बाहर निकल रही हैं। अब भी ये बात फैली हुई है कि रुस्तम और उसके साथी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। शायद चौधरी उशाम की तरह फिर किसी को अगवा करना है। पुलिस वाले काफ़ी चौकस नजर आ रहे हैं। परसों ठीकरा थाने में डिप्टी रियाज ने इलाके के 4-5 SHOs बुला रखे थे, उनसे लंबी मीटिंग हुई है। ठीक है, हम इस मामले को देखते हैं, रुस्तम ने कहा। मैं एक मशवरा आपको देना चाहता हूँ जी, अगर आपको अच्छा लगे तो मान लें, वरना कोई नाराजगी नहीं है, निज़ाम ने कहा। हाँ हाँ बोलो। चौधरी उशाम और उसके बेटे वाले मामले पर पुलिस बड़ी चौकस है। सुना है कि वड्डे डेरे को जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी भी की जा रही है। ऐसी सूरत में अगर कुछ देर के लिए खामोशी की जाए तो शायद बेहतर हो। तुम्हारे मशवरे में नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, इस बारे में सोचते हैं, रुस्तम ने कहा। सिलसिला मुनक़ते करने के बाद रुस्तम ने फरीद से कहा, अभी तुमने निज़ाम की बात सुनी है? वो कह रहा है कि यहाँ मुखबर मौजूद है। मैं समझता हूँ कि उसका शक दुरुस्त है, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। रुस्तम ने फरीद और हसने को साथ लिया और 2 नंबर सुरंग की तरफ आ गया। यहाँ गैस लैंप रोशन थे और स्पिरिट की हल्की बू फैली हुई थी। वो तीनों साथ साथ चलते सलाखदार कोठरियों के सामने पहुंचे। ये वही कोठरियां थी जहाँ चंद दिन पहले चौधरी उशाम और राजू बंद थे। उशाम और राजू वाली कोठी में अब एक बंदा नजर आ रहा था। यजमत नामी वही बैरूपिया आमिल था जिसे कुछ दिन पहले रुस्तम ने टीलों से पकड़ा था। ये वहाँ एक खूह में नादिया की उरियां पुष्ट पर कुछ ऊट पटांग लिख रहा था। बाद खूह में से शराब की बोतल बरामद हुई थी और अजमत के दीगर सामान में से जादू टोने की एशिया के अलावा अखलाक सोज तस्वीरें भी मिली थी। महला कुचैला अजमत कोठरी के फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसका सर घुटनों में था, शायद ऊँग रहा था। रुस्तम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो अजमत बिदक कर उठ बैठा। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था और हाथ पांव पर भी चोटों के गहरे निशान थे। एक आंख और पेशानी पर गहरा जख्म भी दिखाई दे रहा था। रुस्तम को देखकर अजमत पर जैसे हिस्टरिया का दौरा पड़ गया। वो करबनाक चीखें मारने लगा। पहले उसने कोठरी के गोशे में सिमटने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा इस्तेयाल दिखाया और अध खुले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए भागा, मगर रुस्तम ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे दोबारा फर्श पर पटक दिया। वो बुलंद आवाज में रोने लगा। उसने रुस्तम के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूँ, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। इससे पहले कि रुस्तम जवाब में कुछ कहता, उसने रुस्तम के पांव छोड़े और फरीद के पांव पर सर रख दिया। मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं माफी मांगता हूँ। रुस्तम ने उसे सीधा करके बिठाया और उसे वाविला खत्म करने को कहा। उसने थोड़ी सी कोशिश की और अपने हिजान पर काबू पाने में कामयाब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुस्तम ने फरीद को मुखातिब करते हुए कहा, यह हरामज़ादा मुखबरी करता है हमारी। इसके एक साथी का भी पता चला, लेकिन वो इस वक्त डेरे पर नहीं है। फिर रुस्तम ने अजमत से मुखातिब होते हुए पूछा, क्या नाम बताया था तूने उस कुत्ते का? राशिद डैडी। अजमत ने नजरें झुकाए जवाब दिया। रुस्तम बोला, दूसरा इंकिशाफ ये है कि ये सिर्फ पीर कुदरत का चेला ही नहीं है, उसका सगा भतीजा भी है। 1.5-2 साल पहले इसने अपने एक शागिर्द की बीवी पर बुरी नजर डाली और उस शागिर्द को जहरीला कुछ सा खिलाकर मार डाला। बाद में इस पर कत्ल का केस बना और ये भाग कर पहले गुजरात और फिर जेल में आ गया। बाद में काठिया के एक दोस्त के जरिए ये लांती यहाँ पहुंच गया और इसका ये बयान भी गलत है कि ये आमल शाही का शागिर्द था। यह खबीस बराह रास्त पीर कुदरत का शागिर्द था और अब भी है।
आज से कोई 4 महीने पहले गोजर खान के एक होटल में कुदरत ने इससे मुलाकात की और इसे आमादा किया कि ये अगले डेरे और वड्डे डेरे के हालात के बारे में उसे बताता रहे। तुम्हें पता ही है, ये राशिद टैडी खुद को हकीम भी बताता है। जड़ी बूटियों की तलाश में कई कई दिन गायब रहता है, आजकल भी कहीं निकला हुआ है। ये खबीस इसी चक्कर में मुखबरी भी करता है। अजमत का सर मुसलसल झुका हुआ था। वह जैसे बाज़बाने खामोशी इन तमाम बातों की तस्दीक कर रहा था। हसनैन ने आगे बढ़कर एक जोरदार ठोकर अजमत की पसलियों में रसीद की और दांत पीस कर बोला, ओए तू कहाँ का अजमत है, तू तो जलालत है निरी। उसके साथ ही उसने अजमत पर गालियों की बारिश शुरू कर दी। वह एक बार फिर हाथ पांव जोड़ने लगा। फरीद ने कहा, इस खंजीर की सजा तो यही है कि इसी जगह इसकी खोपड़ी में 3-4 सुराख कर दिए जाएं। लेकिन चलो आ लेने दो इसके हरामी यार को भी वापस। रुस्तम बिस्तर पर चित लेटा था। इसके प्रोग्राम के मुताबिक डेरे पर इसकी ये आखिरी रात थी और शायद ये इसकी जिंदगी की भी आखिरी रात होती। वो जानता था अब यहाँ से निकलकर किसी बस्ती तक पहुंचना आसान नहीं होगा। किसी भी जगह बावर्दी या सादा लिबास वाली पुलिस से इसका टकराव हो सकता था। वो एक नहायत खतरनाक काम जानबूझकर करने जा रहा था। बीबी को छूने के बाद इसके दिल की हालत कुछ अजीब हो चुकी थी। पहले 5-6 दिन तो इसे यही लगा कि वो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सैराब हो गया है। अब उसे किसी चीज़ की हसरत नहीं रही थी। वो बाकी की मुख्तसर जिंदगी इन यादों के सारे बासानी गुजार सकता है। लेकिन फिर बतदरीज उस पर एक और एहसास गालिब होता चला गया। बीबी से मिलने की खुशी और सैराबी अपनी जगह थी, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर एक मुहीब खला भी पैदा हो गया था, बेहद मुहीब और अज़ियतनाक। इसे लगता था कि वो बीबी के बगैर जितने माह, जितने दिन, जितने घंटे जिंदा रहेगा, एक खौफनाक सूली पर लटकता रहेगा। अब मौत उसे पहले से ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। वो चाहता था कि अब जल्दी से मर जाए और अगर मरने से पहले वो बीबी के रस्ते के 1-2 कांटे साफ कर देता तो इससे अच्छी बात और क्या थी। फिर दिल की अथाह गहराइयों में किसी तारीक गोशे के अंदर ये मुहूम सी उम्मीद भी मौजूद थी कि शायद वो एक बार फिर अपनी बीबी को देख सके, उनकी मेहरबान मौजूदगी को महसूस कर सके। कमरे की खिड़की से बाहर तारीकी में आसमान छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा था। इस टुकड़े पर सितारे टिमटिमा रहे थे। बीबी के जाने के बाद ये सितारे भी जैसे उदास हो गए थे। बतलाशी नजरों से इन टीलों को तकते रहते थे। कहाँ थी वो जिसके दम कदम से ये डेरा चंद दिन तक जगमगाया था, मुस्कुराया था और गुलो गुलजार हुआ था। वो जैसे सभी को उदास कर गई थी। महनाज, शायदा, हनीफा, टीपू सभी उसके बारे में बात करते रहते थे। कुछ ऐसी बात थी उसमें कि वो दिलों को तस्खीर कर लेती थी। उसके जाने के बाद यहाँ की हर शहर रुस्तम को काटने के लिए दौड़ने लगी थी। किसी वक्त रुस्तम बिल्कुल एक नौखेज आशिक की तरह सोचने पर मजबूर हो जाता था। एक दिन इसका दिल चाहा कि वो रात के वक्त खामोशी से तीसरी सुरंग में चला जाए। वो चरखी और रस्सी अभी तक वहीं लटक रही थी जिन्होंने रुस्तम और बीबी को अंधी दराड़ से निकाला था। रुस्तम का दिल चाहा कि वो टार्च लेकर दराड़ में उतर जाए, उस जगह को फिर से देखे जहाँ उसने बीबी के साथ रात गुजारी थी। उस हमवार पत्थर को देखे जिस पर वो बीबी के साथ दराज हुआ था, उनके बहुत करीब चला गया था, वहाँ लेट जाए और आंखें बंद करके उस वक्त की कैफियत को महसूस करे। लेकिन फिर इसे लगा कि शायद दराड़ में उतरने के बाद वो मजीद दुखी हो जाएगा। अचानक उसे अपने पहलू से चंद फुट की दूरी पर एक मदम आवाज़ सुनाई थी। ये नादिया की आवाज़ थी। वो रुस्तम की हिदायत के मुताबिक पाँव से गर्दन तक कंबल ओढ़े लेटी थी। रुस्तम समझा था कि शायद वो सो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बड़ी दबी हुई आवाज़ में बोली, रुस्तम सुबह तुम जा रहे हो? रुस्तम बुरी तरह चौंक गया। इसका ख्याल था कि शायद नादिया इसकी रवानगी से आगाह नहीं है। पहले तो इसे नादिया की बाखबरी पर गुस्सा आया, लेकिन फिर अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोला, हाँ एक ज़रूरी काम है। क्या ये पूछने का हक रखती हूँ कि ज़रूरी काम क्या है? नहीं, रुस्तम ने 2 टोक जवाब दिया। लेकिन रुस्तम ये तो बता दो कि तुम इतना शदीद खतरा मोल क्यों ले रहे हो? गोरा बता रहा था कि बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस आ गई है और ये लोग टेलीस्कोप्स के जरिए दूर दूर तक नजर रख रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? रुस्तम के लहजे में काट थी। मैं नहीं जानती, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलने की कोशिश ठीक नहीं है। गोरा बता रहा था कि इससे पिछले साल भी इसी मौसम में पुलिस और रेंजर्स ने अगले डेरे की तरफ टीलों पर मोर्चे बनाए थे, मगर फिर 1-2 महीने बाद वापस चले गए थे। लेकिन इस बार शायद वो वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। कुछ देर कमरे में गंभीर खामोशी तारी रही। बस एक कोने में रखी लालटेन की मदम लो थरथराती रही। इतराफ के सुनसान टीलों से गीदड़ों और कुत्तों की मदम आवाज़ें उभरती रहीं। आखिर नादिया की आवाज़ उभरी, कब तक वापस आओगे? यकीन से कुछ नहीं कह सकता। ऐसी बात है तो फिर मुझे भी साथ ले जाओ। एकदम रुस्तम का पारा चढ़ गया। उसका दिल चाह के उस पर फट पड़े, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि उसने खुद पर जब्त कर लिया। ना सिर्फ जब्त किया, बल्कि जब वो बोला तो उसका लहजा भी बहुत नरम था। नहीं नादिया, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा।
शायद 8-10 दिन के अंदर। बाकी यहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ पहले हुई है ना अब होगी। तुम यहाँ छोटी भरजाई हो, फरीद तुम्हें बहन की तरह समझता है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है रुस्तम। डर कहाँ नहीं है, ये तो सारी वादी डर है और इस डर को तुमने अपनी मर्जी से अपनाया है। रुस्तम का लहजा बदस्तूर नरम था। जब से वो दोनों यहाँ आए थे पहला मौका था कि रुस्तम ने ऐसे नरम लबो लहजे में नादिया से बात की थी। वो बोली, तुम्हारा साथ हो तो कोई डर नहीं है रुस्तम, लेकिन तुम्हारे बगैर हर जिंदा और बेजान शय भी डराती है मुझे। ऐसे जुमलों पर अक्सर नादिया को डांट सुनना पड़ती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। रुस्तम ने कहा, अच्छा अब सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी जागना है। कहो तो मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सो जाओ तुम। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है, वो अजीब लहजे में बोली। उस लहजे में कुछ ऐसी कैफियत थी कि रुस्तम दो टोक अंदाज में इनकार नहीं कर सका। वो उठकर बैठ गई तो रुस्तम ने कहा, पाँव नहीं, बस सर दबा दो। वो खिसक कर उसके सर की तरफ आ गई और दबाने लगी। रुस्तम के सर में वाकई हल्का सा दर्द था। वो अपने नरमो नीम गर्म हाथों से दबाती रही। रुस्तम को नींद आ गई। रात का शायद आखिरी पहर था जब रुस्तम की आंख खुली। इसने महसूस किया कि आज नादिया अपनी जगह पर नहीं बल्कि उसके करीब लेटी हुई है। उसकी तरफ रुस्तम की पुश्त थी। नादिया के एक हाथ रुस्तम के शाने पर था। वो गाए बगाए उस हाथ को होले से हरकत देती थी, जैसे रुस्तम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहती हो और यह एहसास दिलाना चाहती हो कि वो जाग रही है। रुस्तम का दिल चाह के पलट कर ये हाथ अपने कंधे पर से झटकते और नादिया को भी दूर पटकते, लेकिन फिर वो अपनी जगह बेसुध पड़ा रहा। खिड़की से बाहर आसमान का रंग बता रहा था कि अब जल्द सुबह होने वाली है। वो सुबह जो रुस्तम को एक अंधे के सफर पर रवाना करती, शायद नादिया से आखिरी मुलाकात थी। वो पिछले कई माह से बेहद तहम्मुल से काम ले रहा था। अब इन आखिरी घड़ियों में कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। अगर वो इस तरह बदमज़गी से बचता था तो ये भी एक तरह से बीबी की ख्वाहिश का एहतराम ही था। वो लेटा रहा। स्क्रीन की हसीन सायरा फिल्म एक्ट्रेस नादिया उसकी पुश्त पर उसके बिल्कुल करीब मौजूद थी और उसका हाथ बदसूर रुस्तम के शाने पर था। गाय बगाए उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी रुस्तम से टकरा जाता था। फिर किसी वक्त लगता था कि वो सो गई है, लेकिन वो सो नहीं रही थी। वो हर वक्त सरापा दावत रहती थी, अपने ही जानखीज जिस्म को रुस्तम की वहशतों के सुपुर्द करने के लिए बेताब। लेकिन ये वहशी तो किसी और दुनिया का ही बासी था। इसके दिलो दिमाग में तो प्यार मोहब्बत के पैमाने कुछ और थे। ये बिल्कुल मुतजाद कैफियत थी। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में सुबह 9 के उजाले की आमेज़श होने लगी। मुर्गों की बांगें सुनाई देने लगी। खुजरों के सामने मौजूद पठान चौकीदार ने अपना आखिरी आवाज़ बुलंद किया और सोने के लिए चला गया। रुस्तम उठ बैठा। उसने लालटेन की लो ऊंची की तो एकदम खिड़की बंद करने पर मजबूर हो गया। नादिया उसके करीब अजीब हालत में थी। वो एक तरह से रात को रुस्तम के कंबल के अंदर घुस आई थी और वो मादरजात बरहना थी। लिबास का एक तार नहीं था उसके जिस्म पर। वो खुद को सोया हुआ जाहिर कर रही थी, लेकिन रुस्तम जानता था कि यह अदाकारा की एक अदाकारी है। रुस्तम को उसकी पुश्त पर आड़ी तिरछी लकीरों के बदम निशान नजर आए जो आमिल अजमत ने खींची थी। ऐसी चंद लकीरें उसकी शफाफ पिंडियों पर भी मौजूद थी। ये वही बेमानी अल्फाज थे जिन्हें लिखवाने का मकसद रुस्तम की जिस्मानी कुर्बत हासिल करना था। फिर उसने यूं करवट बदली जैसी वाकई बेखबरी की नींद सो रही हो। अब वो सरतापा रुस्तम के सामने थी। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए रुस्तम की निगाह उसके खैरा कुन जिस्म पर पड़ी। फिर उसने रुख फेर लिया। नादिया की यही हरकतें उसे रुस्तम की नज़र से गिराती थी। वो अपने तबाहकुन जिस्म को रुस्तम के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। आज रुस्तम की जरा सी शाह पाकर वो कपड़ों से बाहर हो गई थी। एक सेकंड के लिए रुस्तम का दिल चाह के ऐसी जोरदार ठोकर नादिया के चेहरे पर मारे कि उसकी शक्ल बिगड़ जाए या फिर वैसे ही शूट कर दे उसे। लेकिन एक बार फिर बीबी उसके सामने आन खड़ी हुई, अपनी पूरी शानों दबदबे और मोहब्बत के साथ। रुस्तम ने जोर से जबड़े भींचे। उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया था। नादिया की तरफ देखे बगैर उसने कंबल नादिया पर फेंक दिया। यह कंबल उसने जैसे नादिया पर नहीं, गुनाह की खुली दावत पर फेंका था। फिर वो पैर पटकता हुआ कमरे से निकलता चला गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो फरीद हसने मुराद से रुखसत होकर जा रहा था। उसकी रवानगी का इल्म बस 4 बंदों के सिवा किसी और को नहीं था। अब नादिया भी उनमें शामिल थी। फरीद ने बहुत इसरार किया कि वो हसना या उसके साथ चले जाएं, लेकिन रुस्तम ने एक नहीं मानी। ताम उनके बहुत मजबूर करने पर उसने गोरा को अपने साथ ले लिया था। गोरा बिल्कुल सेहतमंद और चाको चौबंद था। दोनों पूरी तरह मुसल्ला थे। रुस्तम की चर्मी जैकेट के नीचे एक कोल्ड पिस्टल था और 50 के करीब राउंड थे। इसके अलावा बड़े फल का छुरा भी उसके साथ था जो चंद माह पहले रुस्तम मोतम बस्ती से लेकर चला था। यही वो छुरा था जिसे रुस्तम ने नाले के किनारे पुलिस एहलकारों को ज़िबा किया था। इसके अलावा एक 7mm राइफल और उसके तकरीबन 200 राउंड भी रुस्तम के पास थे।
ये राउंड कैनवस के एक शोल्डर बैग में थे। 2 छोटे छोटे सफरी बैग रुस्तम और गोरा की पुश्त पर मौजूद थे। उनमें पानी, खाने का सामान और टार्चें वगैरह मौजूद थी। अभी उजाला पूरी तरह नहीं फैला था। डेरे के बेशतर अफराज सो रहे थे। रुस्तम ने फरीद और हंसने से देर तक मुआनका किया। एक दरवाजे की ओर से नादिया ये मंजिर देख रही थी। फरीद की बीवी बहनाज बावर्ची खाने की तरफ से आई। रुस्तम भाई, कहाँ की तैयारी है? वो घूंघट की ओर से बोली। उसकी आवाज़ में हैरत का अंसर था। गालबन उसने रुस्तम को फरीद और हंसने से मुआनका वगैरह करते देखा था और चौंक गई थी। नहीं, कोई ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं, 1-2 दिन में लौट आऊँगा, रुस्तम ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। कुछ ही देर बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार जुनूब की समत रवाना थे। काफ़ी फासले पर पहुंचकर रुस्तम ने मुड़कर देखा। फरीद और हसना उसी जगह साकत और जामद खड़े थे और रुस्तम को जाता हुआ देख रहे थे। रुस्तम ने एक बार फिर हाथ लहराया। उन्होंने जवाब दिया। रुस्तम और गोरा एक नशेब में उतरे और आगे बढ़ते चले गए। बड्डा डेरा अपनी सुरंगों, खुजरों, दरख्तों और टीलों समेत निगाहों से ओझल हो गया था। बस पानी की बुलंदो बाला टैंकी नजर आती थी। कुछ देर बाद वो भी गायब हो गई। रुस्तम और गोरा ने तकरीबन 8 घंटे घोड़ों पर सफ़र किया। फिर एक जगह घोड़े छोड़ दिए। यह घोड़े गश्ती पार्टी डेरे पर वापस ले गई। ये गश्ती पार्टी दिलावर उसके 2 साथियों पर मुश्तमिल थी। रात एक खूह में बसर करने के बाद अगले रोज़ रुस्तम और गोरे का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। सफ़र का मुश्किल तरीन मरहला अगले रोज़ दोपहर 12 बजे के बाद आया। इनकी मालूमात के मुताबिक वो अब ऐसे इलाके में थे जहाँ पुलिस से मड भीड़ हो सकती थी। रुस्तम और गोरा के लिए ये इलाका अपनी हथेली की तरह जाना पहचाना था। हर नशीबो फराज से आगाही थी उन्हें, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उन्हें खैर कदम फूंक कर रखना था। वो ससाने के लिए एक महफूज आड़ में बैठ गए और सूरत हाल पर गौर करने लगे। अभी तक उन्हें कहीं भी कोई मशकूक नकलो हरकत नजर नहीं आई थी। ताम वो जानते थे कि यहाँ लोग मौजूद होंगे। अभी कुछ देर पहले एक मोड़ काटते हुए उन्हें बुलंदी पर शीशे की चमक नजर आई। यह दूर अफ्तादा चमक टेलीस्कोप के अज्जे की भी हो सकती थी। रुस्तम ने एक पत्थर से टेक लगाई और इतराफ में निगाह दौड़ाते हुए कहा, अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं गोरा। एक ये कि हम ज़्यादा दुश्वार रास्ता इस्तेमाल करें जहाँ पुलिसियों से सामना होने का चांस कम से कम हो, लेकिन तुम जानते ही हो इस रास्ते पर हम रात के वक्त सफ़र नहीं कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो टार्च ज़रूर होगी और रोशनी ख़तरनाक हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि रात के पिछले पैर आम रास्ते से ही निकलें। गोरा ने एक इत्मीनान भरी अंगड़ाई लेते हुए कहा, लाले दी जान, मैंने सोचने का काम तुम पर छोड़ दिया है। जिस रास्ते पर डालोगे चल पड़ूंगा। बस जिस वक्त ठा ठा करने का वक्त आए मुझे बता देना, और फिर देखना जोहर अपने गोरा के। रुस्तम की पेशानी पर मुसलसल सोच की लकीरें थी। एक बात और भी गौर करने की है। हो सकता है कि जिस तरह हम सोच रहे हैं उसी तरह पुलिस ये भी सोच रहे हो। क्या मतलब? यार हम मुख्य रास्ते, मुश्किल रास्ते से निकलने का सोच रहे हैं ना। हो सकता है कि उन्हें भी शक हो कि हम ऐसा करेंगे। जब हम मुश्किल चढ़ाई पर गोडे गिट्टे छिलाकर ऊपर पहुंचे तो वहां ठा शुरू हो जाए। बात तो ठीक है, पिछले साल भी चतवाड़ वाली चढ़ाई की तरफ एक ऐसी झड़प हुई थी। तो फिर आम रास्ता और रात का वक्त 2:30-3 बजे के बाद बिल्कुल ठीक। अचानक रुस्तम बात करते करते चौंक गया।